नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज बात असुरक्षित बेटियां। उत्तर प्रदेश में बेटियां अब महफूज नजर नहीं आ रही। अयोध्या में सपा नेता ने लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया तो अब एक ताजा मामला कन्नौज से और आगरा से भी सामने आ रहा है, जहां बेटियों की अस्मत खुलेआम लूटी जा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव को पुलिस ने कन्नौज से गिरफ्तार कर लिया है। नवाब के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने नौकरी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब को जिले में अखिलेश और डिंपल का राइट हैंड भी करार दिया जाता है। हालांकि सपा नेता ने खुद को बेकसूर बताते हुए पूरे मामले में राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित छात्रा की मां की तरफ से दी गई तहरीर में नवाब सिंह यादव के खिलाफ एक्शन लिया गया और उसे कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान एसपी अमित कुमार आनंद खुद मौजूद रहे और घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। नवाब सिंह ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था और नवाब सिंह ने नाबालिग को उसकी बुआ के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया था। फिर नाबालिग के साथ नवाब सिंह ने अपराध करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने समय पर समझदारी दिखाकर खुद को बचा लिया और बच्ची ने तुरंत यूपी पुलिस के 112 नंबर पर कॉल कर इस बात की सूचना दी। नेता के इस अपराध की जानकारी दी और अयोध्या में 12 साल की नाबालिग के साथ जो रेप हुआ था, समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और नौकर राजू खान पर आरोप तय हुए। लगभग 2.5 महीने पहले नाबालिग पीड़िता खेत से मजदूरी करके लौट रही थी और उसी समय नौकर राजू ने पीड़िता से कहा कि मालिक और मोहित खान ने उसे मिलने के लिए बुलाया। मोहित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मोहित के बाद नौकर राजू ने भी नाबालिग के साथ अपराध को अंजाम दिया। आगरा की घटना सामने आ रही है, जहां पर इंजीनियरिंग की छात्रा से चलती कार में रेप का मामला सामने आया। पीड़िता लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है। रेप का आरोप उसने अपने सीनियर पर लगाया और तहरीर में कहा गया कि दुष्कर्म का विरोध करने पर छात्रा की पिटाई की गई है। उसे अर्धनग्न हालत में सड़क पर फेंक दिया गया और किसी तरह से छात्रा थाने पहुंची। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि लखनऊ की रहने वाली है। वो कॉलेज में इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर चल रहा था, पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में कानपुर में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पर मौलाना को भी बच्ची से रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के ग्वालटोली थाने के नजदीक मकबरे मोहल्ले में जहां मुस्लिम आबादी रहती है, यहां देर शाम करीब 70 साल से एक बुजुर्ग मौलाना ने ऐसी कारनामे को अंजाम दिया, जिसने मानवता और उम्र की दहलीज दोनों को शर्मसार करके रख दिया है। और इस हरकत के बाद शायद ही कोई शख्स अपने बच्चे को किसी बुजुर्ग के पास जाने देगा, उसका विश्वास कायम रख पाएगा। मकबरी क्षेत्र में रहने वाले मौलाना मुख्तार ने पड़ोस की रहने वाली एक 7 साल की मासूम बच्ची को पहले टॉफी और फिर चॉकलेट देने का लालच दिया। उसे बहाने से अपने घर ले गया और उसने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी। तो लगातार ये घटनाएं ये सवाल उठाती हैं कि आखिर अपराध और क्राइम का ग्राफ जो है कितना बढ़ता जा रहा है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरवी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से थाने पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है
और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर किन धाराओं में तो जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये घटनाएं ये सवाल उठाती हैं कानून व्यवस्था पर। और जब अपराध का ग्राफ बढ़ता है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता है और लगातार हो रही रेप की घटनाएं भी ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर एक पुख्ता और सख्त कानून बनने के बाद भी क्यों ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कमी आखिर कहां रह जाती है और आखिर क्यों इस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसे मसलों पर राजनीति क्यों होती है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां महज इसमें राजनीति तलाशने का काम करती हैं और सवाल राज्य सरकार की कानून व्यवस्था से भी, राज्य सरकार से भी कि ठोस कानून बनाए जाने के बावजूद भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं और समीक्षा बैठकें होती हैं, बावजूद इसके क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने की। हमारे साथ इसी मसले पर बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शिवा लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पहले प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता की। प्रदीप मिश्रा जी, ये घटनाएं जो हैं बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या की घटना, किस तरीके से राजनीति इस मसले में भी, संसद तक ये मसला पहुंचा, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान भी सामने आए, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा करते हैं और महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस ओर जो प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चूक कहां रह जाती है? मैं बताना चाहूंगा, हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार सुशासन और बेबहन बेटियों के रक्षा के लिए, उनका जो है कोई शोषण न कर पाए, उनके जो कानून व्यवस्था के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चाहे आप अयोध्या की घटना देख लिया, अयोध्या घटना जो मोहित खान नामक व्यक्ति वहां पे संलिप्त था, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके उसको निस्तेनाबूद करने का काम हमारी योगी आदित्यनाथ से सरकार करेगी। ऐसे अपराधी समाज के लिए इतने घातक हैं। और आप ये देखिए कि सबकी संलिप्तता समाजवादी पार्टी से है। ये नेता जो है सब सारे लोग समाजवादी पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराधी मुक्त सरकार का चलाने का जो लक्ष्य है, इसमें समाजवादी पार्टी सारी अड़चन पैदा करने का काम कर रही है। जिम्मेदार महज समाजवादी पार्टी को नहीं ठहराया जा सकता है प्रदीप मिश्रा जी, क्योंकि आप भी जानते हैं कन्नौज की घटना को आप इससे जोड़कर देख सकते हैं, साथ ही अयोध्या की घटना में जिस तरीके से राजनीति हुई, प्रदीप जी सुन लीजिए, इससे जोड़कर देख सकते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के करीबियों का हाथ निकलकर सामने आया और इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी इसमें घनघोर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन अभी कानपुर का मसला जो सामने आ रहा है, आगरा का जो मसला सामने आ रहा है, जो तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हर रोज होती हैं, उसका जिम्मेदार सोनी जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन और कानून व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त कैसे उत्तर प्रदेश में रहे, माननीय योगी आदित्यनाथ इसके लिए संकल्पित हैं और सदैव इसके लिए प्रयास करते हुए, कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए, जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबको जेल में डाला गया है और जल्द से जल्द कोर्ट में, न्यायालय में प्रक्रिया जाएगी। न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग अपील करते हुए जल्द से जल्द जितने भी अपराधी हैं इनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द इनको सजा दिलाने का कार्य हम लोग करेंगे। ठीक है, जमीनी स्तर पर किस तरीके से जो एंटी रोमियो स्क्वाड टीमें हैं, अभी सावन में ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई महिलाओं के प्रति जो असुरक्षा की भावना है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवा, जमीनी हकीकत क्या कुछ बयां करती है? क्या ये जो टीमें हैं एंटी रोमियो स्क्वाड टीम, क्या ये एक्टिव नजर आती है? और अगर आती है तो अपराध इतना ज्यादा, रेप की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए सुनिए, अगर हकीकत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय नहीं है।
बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में आने के बाद यानी कि 2017 के बाद से उन्होंने किया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से एंटी रोमियो स्क्वाड किसी भी तरीके से किसी भी जगह सक्रिय नहीं है। तो एक ये भी लूप होल है कि महिला अपराधों में जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। और खास तौर से जब मुख्यमंत्री हर बार मीटिंग करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, जब पुलिस के साथ बैठकें करते हैं, अफसरों के साथ बातचीत करते हैं, तो वो हमेशा जरूर कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल के साथ साथ जो महिला अपराध के आंकड़े हैं वो उसमें कमी देखने को मिले। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता है। पिछले बीते 4 से 5 महीने के अगर आंकड़े हम उठा के देखेंगे तो आगरा, लखनऊ, अंबेडकर नगर, अयोध्या, कानपुर, ऐसे कई जिले हैं, गाजियाबाद, ऐसे कई जिले जहां पर महिला अपराधों के साथ जो अपराध के आंकड़े हैं उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रेप की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं और उनके साथ प्रताड़ित करने की घटनाएं, इस तरीके की ज्यादा घटनाएं हो रही है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें सोनी, तो राजधानी लखनऊ में भी इस तरीके की घटनाएं होती है। ऐसा नहीं है कि राजधानी अछूता है इन सब में। जब जहां प्रदेश के मुखिया बैठते हो, जहां प्रदेश के सूबे के पुलिस मुखिया बैठते हो, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है। तो अन्य जो जिले हैं उसमें जो संदेश है वो काफी कॉमन सा चला जाता है कि इसको करने के बाद में शायद वो किसी तरीके से छूट जाएंगे, या अगर गिरफ्तारी होगी भी तो कुछ ना कुछ करके वो सजा कम करा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो लगातार इस बात को लेकर के अफसरों को कहते हैं कि जो इजाफा हो रहा है लगातार महिला अपराधों में उसमें आप कमी करिए, रोकने का प्रयास मत करिए। लेकिन वो किसी भी स्तर पर, जमीनी स्तर पर वो सोनी देखने को हमको कभी भी नहीं मिलता है कि जो लगातार एनजीओ को आवंटित किया जाता है लाखों बिल्कुल करोड़ों शिवा, रुपया, जो शायद 10-90 यही वजह है कि अब पुलिस की कार्यशैली से ऐसे मामलों में अधिकतर अगर बात की जाए, रेप की घटनाओं को लेकर बात की जाए, तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं और लोगों को भरोसा नहीं होता कि क्या इस मामले में उचित कार्रवाई होगी भी या नहीं। एक दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं इस मसले पर। सोनी जी नमस्ते जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीडीए के माध्यम से अखिलेश यादव ने वोट तो ले लिए, अब जब दलितों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो वो पीछे हट रहे हैं और एक शब्द नहीं बोल रहे। आज जो नवाब सिंह का आप दिखा रहे हो कांड, ये जो है डिम्पल यादव जो उनकी पत्नी है उनका खास है और उनको वो बताएंगे, कोई ना कोई झूठा एलिगेशन लगा करके। बिल्कुल, लेकिन चंद्र प्रकाश जी, मुझे नहीं लगता कि ये मसला जाति विशेष से जोड़ने का मसला है। ये मुद्दा महिला सुरक्षा का है और यहाँ पर किसी राजनीतिक दल, जाति विशेष से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जो माता बहनों की इज्जत करे हम जोर में उतारी जा रही है। ऐसे में तो चाहिए सरकार को सख्त कदम उठाएं, जो माता बहनों को गलत निगाह डालें, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। शुक्रिया सुरेश जी जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो आखिर कब ऐसे अपराध और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होती है, फिर किस तरीके से छोड़ दिया जाता है, शायद इसीलिए कोई ऐसी नज़ीर पेश नहीं हो पाती कानूनी कार्रवाई के जरिए कि ताकि ऐसे क्राइम और अपराध पर लगाम लग सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और बात कर रहे हैं असुरक्षित बेटियां, आखिर क्यों? क्योंकि कार्रवाई और जिस तरीके से ये अपराध बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, आनंद राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, कानपुर मसले पर कौस्तुभ मिश्रा। कौस्तुभ का रुख करेंगे। कौस्तुभ, कानपुर प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर होती हुई नजर आ रही है? अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, बीते 2 दिन पहले कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय मौलाना ने 8 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश की। इस दौरान इलाकाई लोगों ने उसको पकड़ लिया, हालांकि वो चकमा देके मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस की टीमें बनाई गई और मौलाना को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उसको 6 बंगलिया से गिरफ्तार किया गया है। बीते 2 दिनों से मौलाना अपने रिश्तेदार क्या छुपा था, आपको बता दें कि इस मौलाना ने
इसके पहले भी इस तरीके की हरकतें की थी, लेकिन बुजुर्गियत का वो हवाला देकर बच जाता था। हालांकि इस बार पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ आनंद राय जी भी हैं इस मसले पर। आनंद राय जी, क्या प्रतिक्रिया, जिस तरीके से ये क्राइम का ग्राफ, रेप की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? आगरा का मसला सामने आ रहा है, कानपुर का मसला सामने आ रहा है, अयोध्या का अभी भी सुर्खियों पर है, और जो ये कन्नौज का घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? किसे जिम्मेदार माना जाए? बेहद निंदनीय है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले और महिला सुरक्षा की बात करने वाले, बेरोजगारों की बात करने वाले, किसानों की बात करने वाले, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। ये बड़ी बड़ी मंचों से अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन आज महिला असुरक्षित है, नौजवान असुरक्षित है, किसान असुरक्षित है, तो सुरक्षित कौन है? हम अपने देश और प्रदेश के किसान, नौजवान, दलित, वंचित, शोषित के बारे में अगर सोचेंगे तो सुरक्षित कौन है? आप कहेंगे बुलडोजर से घर ढा देंगे। आप बुलडोजर से घर गिरा के कौन सा अपराध आपने रोक लिया? आपने कौन से अपराध जगत को रोक लिया? अपराधी अभी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। और देखिए, ये जहां माइनॉरिटी हो चाहे यादव वर्ग हो, तो अभी सदन में माननीय योगी आदित्यनाथ ने सदन में उन्होंने कहा कि एक गैंग रेप का लखनऊ का वारदात था, उसमें कई जातियों के लोग थे, लेकिन वो बस 2 कम्युनिस्ट जातियों का नाम लिए कि फलाने यादव, फलाने मुस्लिम। तो इन तुष्टीकरण की राजनीति जनता सब देख रही है। आपको टारगेट बस इन जातियों, अरे अगर महिला कोई पीड़ित है, अवधि, आनंद राय जी, देखा जाए अभी अयोध्या वाले मसले पर आप लोग भाई अवधेश जी के ही तो करीबी हैं, मोहित, जिनके खिलाफ जिनकी गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई, तो आप लोग राजनीति क्यों कर रहे थे? एक तरफ तो आप कहते हैं भाई जो सत्ता पक्ष है या राज्य सरकार है वो उचित कार्रवाई नहीं करती, जुमलेबाजी करती है ऐसे मसलों पर, दूसरी तरफ वो करीबी थे तो एक्शन तो समाजवादी पार्टी को भी लेना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल कन्नौज के एक्शन लिया। मसले में भी ये राइट हैंड बताए जा रहे हैं जो आरोपी हैं, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा कि डीएनए की मांग किया कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो इनको गंभीर से गंभीर धाराओं में डाल के जेल भेजा जाए, आजीवन कारावास किया जाए। तो हमारे नेता अपना स्टैंड क्लियर कर रखे हैं। आप किसी जात से जोड़कर क्यों देखा जाता है? और अवधेश जी का क्या, कौन करीबी है कौन नहीं करीबी है, ये मैडम अगर उस जिले के हैं तो कोई भी करीबी हो सकता है। अब तो उनके बहुत ज्यादा करीबी हो चुके हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल खबर बन चुकी है कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं, तो उनके तो बहुत लोग करीबी हैं, बहुत रिश्तेदार बन गए होंगे। तो उसके पहले नहीं ना वो करीबी थे, तो बात करीबी की नहीं। दोहरा चरित्र यहाँ पर आनंद राय जी समाजवादी पार्टी का भी नजर आता है, और सत्ता पक्ष राज्य सरकार से तो सवाल पूछे ही जाते हैं कि भाई कानून व्यवस्था किस तरीके की है, किस तरीके का कानून बनाया है कि अभी भी रेप की घटनाओं में अंकुश नहीं लग पा रहा है, और जवाबदेही भी राज्य सरकार की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जवाब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से समाज में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, असुरक्षित बेटियां इसलिए क्योंकि लगातार एक तरफ तो इसे मुद्दा बनाया जाता है, चुनावी या बड़ा मुद्दा के तौर पे ये बात उभर कर सामने आती है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि महिला सुरक्षा पर बात होगी, महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जब रेप की घटनाओं में इजाफा होता है तो इससे ये साफ हो जाता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितना अपने आप को महफूज समझ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई जो कानूनी स्तर पर होती है उस पर भी अब किसी को भरोसा नहीं रहा। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कौस्तुभ, कानपुर वाले मसले में अगर देखा जाए तो प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंची, गिरफ्तारी हो चुकी है?
जी बिल्कुल, आपको बता दो कि कानपुर का जो ये ग्वालटोली थाना क्षेत्र का मामला था, इसमें पुलिस ने जो आरोपी मौलाना है 70 वर्षीय, उसको उसके रिश्तेदारों के हाथ से जो परिजन गिरफ्तार है कर इस लिया। प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं आज आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। फिलहाल परिजन इस कार्रवाई में संतुष्ट हैं, लेकिन जो जहां मौलाना रहता था वहां इलाकाई लोगों की बात की जाए तो उनका कहना है कि इस मौलाना ने इसके पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन जो पीड़ित थे वो कहीं ना कहीं डर के कारण पुलिस के सामने नहीं आ पा रहे थे। इस बार लोगों ने इस मौलाना को रंगे हाथों पकड़ा, बाकायदे उसका वीडियो बनाया और पुलिस को दिए, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया कौस्तुभ, इस जानकारी को साझा करने के लिए। गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल ये तमाम जो रेप की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं लगातार, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड टीम होने के बावजूद भी धरातल में किस तरीके से काम करती है, ये अभी हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने बताया जमीनी हकीकत। ताहिरा हसन जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है इस मसले पर, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है असुरक्षित बेटियां कब सुरक्षित होंगी, कैसे सुरक्षित होंगी, ये तो अब सोचना ही मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए। अनम्यूट करिएगा। निर्भया के बाद जब इतना हीनियस क्राइम हुआ दिल्ली की सड़कों पे, उसके बाद कानून बना था। ऐसे नहीं जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी, और वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। देखिए कानून फिर क्या, इससे भी बड़ा सख्त कानून बनाइए, उससे कुछ फायदा नहीं होता। कैपिटल पनिशमेंट भी रिड्रेसल नहीं करेगा, कन्विक्शन 100% करना होगा। हम लोग बार बार कहते हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कि कन्विक्शन आप 100% कीजिए और रिड्रेसल जल्दी कीजिए, जिससे विटनेस जो है हॉस्टाइल ना हो और इस तरह के दरिद्रे निकल ना पाए और दोबारा उससे भी हीनियस क्राइम ना करें। बराबर हम देखते हैं हमारी बहनों, हमारी बेटियों की इस्मत लूटी जा रही है। बार बार हम ये डिस्कशन करते हैं चैनल्स पर, बार बार ये कहा जाता है कि छोड़ा नहीं जाएगा आरोपी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आप सोचिए जिसके घर की बेटी और जिसके घर की बहन के साथ होता है वो किस ट्रॉमा से गुजरते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सख्त कानून तो है, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। निर्भया का 3000 करोड़ फंड था, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। सारे हेल्पलाइन जो है वो फंक्शन करे प्रॉपरली, तुरंत पकड़ा जाए, पुलिस तुरंत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे। अगर एविडेंसेस सही कलेक्ट नहीं होंगे, टाइम से कलेक्ट नहीं होंगे, फोरेंसिक जांच वगैरह सब पूरी नहीं होगी, तो ऑनरेबल कोर्ट से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जजमेंट देंगे हमारे ऑनरेबल जजेस? बिल्कुल। तो झाबड़ा दिल्ली रेप केस में क्या हुआ था, उसके वेजाइना में बॉटल तक इंसर्ट की गई थी, लेकिन वो छूट गए आरोपी क्योंकि वो एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हुए थे प्रॉपरली। तो ये पूरी चीजें, पूरा एक सिस्टम, पूरा एक कानून बना था निर्भया के बाद, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। 100% जमीन पे उतारिए, डर और खौफ पैदा हो। कन्विक्शन रेट कम क्यों हो रहा है? डर और खौफ नहीं है ताहिरा जी, इसीलिए आपने देखा कि कानपुर का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। 70 वर्षीय मौलाना ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है, हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है। शिवा शर्मा का रुख करेंगे, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। गिरफ्तारी हो चुकी, फिर छूट के बाहर निकल के धमकाए ना, ये भी तो देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं। शिवा, क्योंकि जिस तरीके से ताहिरा हसन जी कह रही हैं कि भाई कानून तो है, निर्भया कांड के बाद कितना हो हल्ला, कितना रोना धोना, और उसके बाद न जाने कितनी निर्भया इस तरीके की घटनाओं का शिकार हुई, लेकिन बावजूद इसके चीजें जस की तस नजर आ रही हैं और लगातार ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए सोनी, ग्राउंड जीरो पर काम करने की जरूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया से आप बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर नहीं कर सकते, ना ही किसी बच्ची को, ना ही किसी लड़की को, ना ही किसी स्त्री को।
तो आपको जमीन पर उतरना होगा। आज से बहुत साल पहले 1090 का जो काम था वो अलग अलग कॉलेजेस में जा करके, अलग अलग स्कूलों में जाके और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में जा करके वो प्रचार प्रसार करते थे और वो जागरूक करते थे कि आखिरकार काम क्या है 1090 का। अगर आप किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप पुलिस से या 1090 की हेल्पलाइन से किस तरीके कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप टेक्निकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उस वक्त आप अपने आप को बचाने के लिए रिस्पॉन्स किस तरीके का कर सकते हैं। ये काम आज के दौर में नहीं होता है। ऊपर से दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं तो मुख्यमंत्री सबको एक लाइन से यही कहते हैं कि जो क्राइम रेट ग्राफ कम करने वाला जो आपका काम है उसको सीधे सीधे कम करिए। जिलों में मैसेजेस भेज दिए जाते हैं, एक पत्र वायरल कर दिए जाते हैं कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ जो महिला अपराध है उस पर भी काम करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें, वो काम नहीं होता है। तीसरी एक मेन बात, जो एनजीओ का सबसे बड़ा काम होता है शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जागरूक करना कि किस तरीके से आप लोगों से और खास तौर से ऐसे आरोपियों से दूर रहे जिनकी नजरें बहुत ज़्यादा खराब है, जो आपके साथ कभी भी किसी तरीके की घटना कर सकते हैं। अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ये भी जो काम होता है वो लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, उसके लिए सरकार एनजीओ को आवंटन करती है। वो काम हमको ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे सकता है। जो कन्विक्शन का काम था, जी साफ तौर से ये कहना चाह रही थी कि कन्विक्शन अगर 100% होगा तो आरोपी को जल्द से जल्द और कड़ी एक सजा मिलेगी जिससे एक नजीर पैदा होगी। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का और पुलिस का ही भला होता है। लेकिन कन्विक्शन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग लेवल की जरूरत है। अफसरों का साफ तौर से ये कहना होता है कि जो कन्विक्शन है वो धीमे धीमे पूरा करे और सभी एविडेंसेस के साथ पूरा करे। इसमें क्या होता है कि एक जो कमी है वो रफ्तार की वो थोड़ी कम हो जाती है और शायद कन्विक्शन का जो दायरा है वो थोड़ा सिमट के रह जाता है। हालांकि बहुत से जो आपराधिक मामले हैं उस पर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अलग अलग जिलों में कन्विक्शन के तहत लोगों को सलाह भी दिला रही है। खासतौर से माफियाओं के खिलाफ जो काम कर रही है सरकार, उसमें कन्विक्शन के ला करके उनको जेल में बंद रखने का काम कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन आरोपियों को आप कन्विक्शन के तहत आप कितनी देर तक जेल में रोक सकते हैं और कितना अच्छा मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं, इसमें भी ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं अगर ये 100% अगर जमीनी तौर पर अगर होने लगे तो शायद ये जो क्राइम रेट है, जो महिला अपराध संबंधित जो क्राइम रेट है उसमें शायद कमी देखने को भविष्य में मिल सके। बिल्कुल शिवा, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप मिश्रा जी। अगर देखा जाए, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली का फेल्योर है? ये जमीनी स्तर पर उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया जा रहा है? उन्हीं जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अभी जैसे हमारे मित्र आनंद जी बता रहे थे कि हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत कार्य नहीं कर रही है। आप इनको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी अपराधी और जितने भी दुराचारी हैं सब इन्हीं के पार्टी से जुड़े लोग हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने लोग इसमें संलिप्त हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऐसा नजीर पेश करेगी कि कई पुश्ते जो है ऐसे कार्य और इसे दुराचार करने से परहेज करेंगे। और रही बात अभी जैसे बताने जमीनी स्तर पे, आप वो बच्ची वहां की कन्नौज की वारदात के बारे में बताता हूँ। वो बच्ची अपना जो है जॉब मांगने जाती है विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो उसके साथ उसको बिठाल के कमरे में वो गैर इरादतन कैसे किस तरीके से वो जो है उनका बच्ची का जो है बस उतरवाता है और दुराचार करने की कोशिश करता है। बच्ची पुलिस को इत्तला करती है, 112 पुलिस तुरंत जाती है, मौके पे उसको रंगे हाथ पकड़ती है। तो पुलिस हमारी जो है 100% आप देखिए सक्रियता के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में पुलिस कार्य कर रही है। कह रहे हैं उसको कैसे मान लें, कैसे मान लें? ठीक है, मानते हैं कि भाई अयोध्या की जो घटना सामने आई उसे आप समाजवादी पार्टी से जोड़ सकते हैं। आते हैं, रुकिएगा आनंद राय जी, इसके बाद जो ये घटनाक्रम कन्नौज का सामने आ रहा है इसको हम जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन और घटनाओं को लेकर तो आप नहीं ये ठिकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ सकते हैं ना। ये तो राज्य सरकार का काम है, शासन प्रशासन का काम है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, अभी आप देखिए 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है
आप देखिए चुनाव के पहले ये सब सोची समझी साजिश भी है विपक्ष का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार को कैसे बदनाम किया जाए और कैसे ऐसे कानून व्यवस्था कैसे बिगाड़ने की कोशिश करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अपराध तो हो रहा है ना, ठीक है, छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ अपराध तो हो रहा है और इस अपराध का शिकार कभी 7 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, कभी 30 साल की महिला, कभी 35 साल की शिकार तो महिलाएं हो रही हैं ना। कौन अंकुश लगाएगा, कैसे अंकुश लगेगा, ये सोचने की बजाय आपको इसे उपचुनाव का एक मसला बता रहे हैं कि भाई ये पार्टियां जो हैं छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने लोग, हम कैसे साबित करेंगे, अभी जितने लोग संलिप्त हैं ना, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर पेश करेंगे, इनकी पुश्तें जो है इसको याद करेंगी, कोई ऐसा दुराचार अत्याचार करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, हम कैसे साबित कर सकते हैं, आप बताइए। अभी जो पकड़े जा रहे हैं, जो लोग इससे संलिप्त हैं, मैं कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। और इसे आगे कोई दुराचार करने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसी कार्रवाई होगी। और जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे ना, अयोध्या का कांड हुआ, हमने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे चलता है, जो अवैध कब्जे हैं चलता है, उसके बाद यही लोग रोना रोते हैं, कहते हैं कि ये जो है क्यों बुलडोजर चल रहा है। तो हमारी नीति ऐसी, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, जो पकड़ा जाएगा वो रौंदा जाएगा। आनंद राय जी आपका रुख करेंगे, ताहिरा हसन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ताहिरा हसन जी अनम्यूट कर लीजिएगा। आनंद राय जी आते हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है जो संविधान से चलता है, वहां ये नहीं है कि आप रौंद रहे हैं, कर रहे हैं, आप, हमारा कानून है, जो इस तरह का काम कर रहे हैं उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, कन्विक्शन रेट होना चाहिए। महिला के साथ होने वाले अपराध में देखिए ये इसको पार्टियों में ना बांटा जाए, सब पार्टियों में हुआ है, सब पार्टियां जब पावर में थी तो ऐसा नहीं कि महिलाएं एकदम सुरक्षित थी। इसलिए ये ना कहिए कि इनके सारे लोग हैं, उनके सारे लोग हैं, क्योंकि हाथरस भी यही हुआ था जब ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट ने टॉप ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल को फटकार लगाई थी कोर्ट में कि मान लीजिए आपकी बिटिया होती तो यही होता, ये गरीब की बिटिया है। तो ये बात अलग है, महिलाओं के प्रति कैसे सेंसिटिविटी आए, इसको कैसे ले जाया जाए। अभी आपके एक रिपोर्टर कह रहे थे, इसमें भाजपा के आप यहाँ नुमाइंदा बैठे हैं, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो आपसे ही कह रही हूँ कि आप इसको ले जाइए मुख्यमंत्री तक भाई। कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो एनजीओज हैं उन पे भी अकाउंटेबिलिटी आप लोग क्यों नहीं फिक्स करते भाई। बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एनजीओ का होता है, कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारी महिलाओं को भाई, देखिए भी तो, जब फंड देते हैं तो थोड़ा देखिए भी तो बिल्कुल, क्या हो रहा है। जो महिलाएं काम करने पे लगाई, काम कर रही है, मुख्यमंत्री की साथ लगी है, तो उनको ये भी तो देखना है कि वो काम हो रहा है कि नहीं, महिलाओं के बीच में काम हो रहा है कि नहीं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। देखिए वो कंप्यूटर पे क्या दिखा दे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो गुमटियों की तरह एनजीओ में इस वक्त सब बदल गया होता, समाज पूरा बदल गया होता। आप ये समझिए कन्विक्शन रेट बढ़ना है, देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है, यहाँ पर कन्विक्शन रेट को महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में बढ़ा दीजिए, बिल्कुल एक नजीर बनेगी। कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है उस तरीके से, जबकि संविधान में भी देखा जाए तो ऐसी धाराएं हैं कि अगर आपको कोई एक टाइम लिमिट से ज्यादा घूरता भी है तो उसके लिए भी संविधान में ये प्रावधान है कि एक्शन लिया जाए और कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, और जो कार्रवाई होती है शायद यही वजह है कि अपराध इतना बढ़ता जा रहा है। आनंद राय जी का रुख करेंगे। आनंद राय जी, भैया आप कह रहे थे अयोध्या मसले को लेकर जो बोला गया, तो आपने कहा कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कोई भी करीबी बन जाता है। हालांकि करीबी जो आपके निकल के सामने आए वो आपके ही पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। सबसे पहले बुलडोजर नीति जो ये बता रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चल गया, नजीर बन गया, और मैं पूछना चाहता हूँ
कुलदीप सेंगर के यहाँ क्यों नहीं चला? चिन्मयानंद जो छात्राओं से अपनी बॉडी मसाज करा था उसका क्यों नहीं चला? ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो पहलवानों को उत्पीड़न किए उनके ऊपर क्यों नहीं चला? आप गरीब जनता को, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित पब्लिक को और उनको बुलडोजर दिखा के और 24 करोड़ की जो पब्लिक है उनको खुश करने का प्रयास करते हैं कि मैंने इसका घर गिरा दिया। तो आप अपने लोगों के ऊपर क्यों नहीं चलाए? क्या ये लोग दोषी नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे भ्रष्ट नेता अगर कहीं है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में है। यही सबसे ज्यादा शोषण लोग करते हैं। और कुलदीप सेंगर को तो आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। आपका बुलडोजर कहीं खो गया था कि रास्ता भटक गया? देखिए, ये दोहरी मानसिकता से जो राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो दर्द सभी को होता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारा नेता दोषी पाया जाता है या कार्यकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर गंभीर से गंभीर धारा लगा के उसको जेल भेजा जाए, उसको आजीवन कहाँ किया आप लोगों ने? कितनी बयानबाजी की अयोध्या मसले पर? आनंद राय जी, ये एक तरीके का राजनीतिकरण है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कहाँ हुआ? किस तरीके की बयानबाजी? कैसे इस मसले को दिल्ली से जोड़ दिया गया और तरह तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आई? अगर ऐसा था तो पार्टी से तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। लिया गया? नहीं लिया गया। कुछ एविडेंस रहा था तो उन्होंने डीएनए की वो डीएनए आप क्यों नहीं कराते? 2 घंटे 4 घंटे में रिपोर्ट आती है, उसको फांसी पे चढ़ाइए ना। लेकिन आप जबरदस्ती जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर दूसरा मोड़ दे दिया, दूसरा मोड़ दिया। समाजवादी पार्टी भी तो वही कर रही है ना। समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी। ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी, इस बात का जवाब। मैं आनंद जी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ये देख के कार्रवाई नहीं करती कि कौन अपना है कौन पराया है। जो दोषी पाया जाएगा, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे सपा का कार्यकर्ता हो या बसपा का कार्यकर्ता हो, जो भी दोषी, हमारी बात सुनिए, ठीक है? कोई भी हो करता कि कौन अपना है कौन पराया, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी मनसे के साथ कार्रवाई। नहीं, आपका मुद्दा आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे। आनंद जी, आप अयोध्या का प्रकरण देख लीजिए। आपके नेता कोई खुल के बोला कि डीएनए की जांच की मांग करते हैं, आप अपने पार्टी से उस नेता को निकालना क्या? जो दोषी पाया गया उसको पार्टी से निकाला गया। पार्टी से आप निकालते, डीएनए टेस्ट कराते, डीएनए टेस्ट होता, दोषी नहीं होता फिर पार्टी में ले लेते। सरकार नहीं, आप लोग जो है जिस हिसाब से राजनीति करते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति और समाज में विघटन कैसे पैदा किया जाए, कौन जाति की राजनीति कौन कर रहा है, ये जनता पूरी चलिए तरह से ठीक देख है। रही है। ताहिरा हसन जी, जिस तरीके से अगर रेप की घटना कोई भी सामने आती है तो उसमें देखते हैं आप कि किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाती है। वो तमाम सबूत कई बार बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद अपराधी बच जाता है और कभी छोटा सा गुनाह करने के बाद अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो इस तरीके की प्रशासनिक कार्यशैली है या पुलिसिया कार्यशैली है, किस तरीके की बदलाव की जरूरत है ताकि ऐसे अपराधों में अंकुश लग सके? जी मुझसे पूछ ताहिरा हसन जी। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था कि निर्भया के बाद जो कानून बना है, एक मजबूत कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। देखिए, जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, और देखिए जब महिलाओं के साथ कोई हिंसा होती है तो एक आवाज उठती है, वो पॉलिटिकल क्लास से भी आती है, वो लोग जो कानून बनाते हैं वहां से भी आती है कि ये महिला रात में क्यों गई, ये महिला, इस तरह की महिलाएं गन्ना के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मतलब ड्रेस कोड पे उनके होता है सब। आप लोग को याद, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है ये, इस तरह की आई आवाजें उठी, उन आवाजों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, मेरा कहना।
महिला अस्मिता पे प्रहार को नहीं कबूल किया जाना चाहिए। अगर आप महिला की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, उसकी अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो महिला पे जब जब प्रहार हो, वो चाहे वर्बल हो, वर्बल से ही आगे बढ़ता है। देखिए, बिल्कुल, अगर वर्बल पे प्रहार हो रहा है या उसको ईव टीजिंग हो रही है, बच्चियां अक्सर शिकायत करती है, स्कूल जाते वक्त हो रहा है उनके साथ ईव टीजिंग हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि महिला को एक पेट्राकी भी जो है वो डीप रूटेड है। वो चाहते हैं कि फिर चार दीवारी की तरफ ले जाए महिलाओं को भोग का सामान समझा जाता है। रेप किया, अबेंडेंट कर दिया। कभी इस तरह से नहीं सोचते हैं कि हमारे घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि शुरुआत घर से होनी चाहिए। बेटे को अच्छे संस्कार, अच्छी वैल्यू देनी चाहिए घर से ही। अपनी बहन की इज्जत करना, पड़ोसी में जो लड़कियां बहन की दोस्तें हैं उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सिखाना चाहिए। ये घर से शुरू करना चाहिए। जो बच्चे देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, जब हम लोग कानून बनवा रहे थे स्ट्रगल के बाद, बड़े स्ट्रगल से बना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो उस समय भी यही आवाजें उठती थी कि सबसे ज्यादा सेफ महिलाएं चार दीवारी में। लेकिन साबित हुआ ना कि महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो बच्चा देखता है, छोटा है, उसकी समझ नहीं है। वो ये समझता है कि मेरी माँ को, जो महिला है, उसको पावर से कंट्रोल कर सकता है पुरुष, तो वो बड़ा होता है तो उसी का इस्तेमाल करता है। फिर महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं है, वो देख रहा है घर में रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं करता, बाहर भी नहीं करता। बहुत बार बच्चे अगर इस तरह के बेटे इस तरह का काम करके आते हैं तो उसको छुपाने की कोशिश की जाती। अक्सर कहा जाता है लड़कियां निकलती क्यों है भाई, शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद क्यों निकलती है, फिर ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? 10 to 5 जॉब करे, यानी पैसा भी लाएं घर में, लेकिन 10 to 5 करे, उससे आगे बढ़ के वो ना जॉब के बारे में सोचे। तो ये तमाम चीजें जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी सोचना होगा, और पुलिस को भी सेंसिटाइज करना होगा, उसमें भी थोड़ा रिफॉर्म लाना होगा कि पुलिस भी कैसे चीजों को पिकअप करे। और इसमें ये हमेशा समझिए पुरुष ही नहीं होता है इन्वॉल्व, हम कहें पुरुष ही हमेशा महिला के विरुद्ध होता है। पेट्राकी की वाहक महिला भी होती है। जब घर में बेटा और बेटी का भेद शुरू होता है तो वो महिला ही करती है। तो ये पेट्राकी कोड के खिलाफ जो है पूरा अभियान चलना होगा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, गीतों के द्वारा। आप गांव में, ग्रामीण अंचल में ऐसे ही ले जाना होगा, और ग्रामीण अंचल में भी इसको ले जाने की सख्त जरूरत है। इसमें एक डिस्कशन, आगरा का जो घटनाक्रम ताहिरा जी सामने आया, चलती कार में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, आगरा का, बिल्कुल आगरा का ये घटनाक्रम सामने आया है। प्रदीप मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जब ऐसा घटनाक्रम थाने पहुंचता है या जो पीड़ित परिवार होता है इस बात की तहरीर थाने में देता है, तो कैसा बर्ताव किया जाता है। हालांकि कई बार बेहतर भी होता है, त्वरित एक्शन होता है, लेकिन कई बार ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जब रेप पीड़िता थाने पहुंचती है तो उसका मानसिक रूप से रेप किया जाता है। नहीं जी, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और भ्रष्टाचार मुक्त, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश की जो कल्पना है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, उसके तहत हमारी सरकार कार्य कर रही है। और जो अभी विषय आया कि ऐसी घटनाएं जो है, मैं सोनी जी, मैं ऐसी घटनाओं का खुले मन से आपको निंदा करता हूं। ऐसी घटना समाज में मतलब इसका कोई स्थान नहीं है। और अगर पुलिस प्रशासन, जैसे आप बता रहे हैं कि जाते हैं कि वहां पे FIR नहीं लिखते हैं, ऐसे अगर जो ऐसे प्रकरण अगर संज्ञान में आ रहे हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी हो, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, बख्शा नहीं जा रहा है। वो तुरंत माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार उस पर कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड करेगी, और सस्पेंड किया भी जा रहा है। अभी आप देखिए, तो हम लोग जीरो टॉलरेंस के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अगर ये फेरबदल बदलाव हो रहा है प्रदीप मिश्रा जी, तो ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि जिम्मेदारी से काम नहीं किया गया। सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें और जो भी सुधार हो सकता है, मैंने बताया ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कैसे और लेकिन तब भी घटनाएं हो रही हैं,
तब भी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या कुछ रणनीति होगी? घटनाएं हो रही, मैं खुले मन से मैं निंदा कर रहा हूँ मैडम, ये ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए समाज के लिए। तो निंदा करने से प्रदीप मिश्रा जी ठीक है, कोई घटना घटी उसकी निंदा की गई, कोई लेकिन स्थान नहीं जिम्मेदार है। निंदा करने बैठेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा और लगाम लगाने की कौन सोचेगा? इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। पहले राम कुमार गौतम जी जुड़े हुए हैं। राम गौतम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अरे पहले इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ ये कहना जी, चाहते हैं, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि कम से कम आप इतना मतलब चारों तरफ गए लोगों को वजह सूचना पहुँचती आपके माध्यम से। जी, पहली चीज तो ये कि जो इस प्रकार का घिनौना काम करते हैं इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। और इनको दूसरी चीज ये कि इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन अगर मतलब प्रशासन हमारा कम है तो 500 मीटर पे एक चौकी की जरूरत है हर शहर में, हर कस्बे में। अगर उसमें 6 कांस्टेबल या 6 कुछ कर्मचारी बैठाले जाएंगे तो वो 500 मीटर को एक दूसरे को कवर करेंगे। अगर ऐसा हो क्राइम कम होंगे, ये हमारी सोच है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी ये राय रखने के लिए। लेकिन जो हैं फिलहाल पुलिसकर्मी जिनकी मौजूदगी है या जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर वही बखूबी अपनी इस जिम्मेदारी को निभा ले जाएं तो मुझे लगता है क्राइम का जो ये ग्राफ है थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं। आनंद राय जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी कहा जाता था कि भाई जंगल राज है, कानून व्यवस्था को लेकर आज आप लोग भी सवाल उठाते हैं। ये देखिए, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी कभी भी दुराचारी भ्रष्टाचारी इसके पक्ष में कभी उन्होंने नहीं रहा। वो आप देखते हो कितने साफ छवि के व्यक्ति हैं वो, और कभी विवादित बयान कभी नहीं देते। कभी किसी नेता को जब रेप की वारदात सामने आती है तो वो जो बयान था मुलायम सिंह यादव का वो आज भी सामने आ जाता है। मैडम, तो हमारे नेताजी अगर कुछ उन्होंने किस परिस्थिति में बयान दिया होगा, तो अगर कुछ किसी और मसले में बोला लेकिन उसको बीजेपी वाले आज तक उस बयान को यूज करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि इन्हीं लोगों ने अवार्ड भी दिया। इन्होंने अयोध्या पे घेरते हैं कार सेवकों को, वो किया, महिलाओं के बारे में बोल दिया, तो आप उनको अवार्ड भी देते हैं। और आप दोहरी राजनीति क्यों करते हैं? मैं बार बार इसी चीज को पूछता हूँ। आपका स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हो रहा है कि आपको अगर गलत किसी को कहना तो फिर गलत ही कहिए, उसको सही भी कहेंगे गलत भी कहेंगे। तो यही सब लोग कहेंगे, यही सब लोग करते हैं। इनका यही कहना है तुष्टीकरण की राजनीति कैसी हो, मजहबी राजनीति कैसी हो, जातिगत राजनीति कैसी हो, एक दूसरे को लड़ाकर ये अपना वोट बैंक साधने का काम करते हैं। अगर चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, चाहे अयोध्या हो, कन्नौज हो, आगरा हो, कानपुर हो, इससे जाति धर्म मजहब के नाम पर आखिर कब तक ऐसी घटनाओं को लेकर राजनीति होती रहेगी, बजाय ये सोचने की कि अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई सख्ती से की जाए। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, चलते चलते राय साझा कर लेते हैं। निशा जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।